हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। PK25 NG के यूट्यूब क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत। कल तक हमने राष्ट्रपति से के संबंधित विधायी यानी कि लेजिस्लेटिव पावर के बारे में चर्चा किया था, जिसके कुछ हिस्सा बाकी रह गए थे। आज हम उसी कुछ हिस्से को पूरा करेंगे और आज हम डिस्कशन करेंगे राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में और जिक्र करेंगे आर्टिकल 123 और आर्टिकल 111 की, जो कि राष्ट्रपति को किसी भी विधेयक की स्वीकृति देने के लिए कहता है और साथ ही वीटो क्या है इस स्थिति को बताता है। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 123 की। आर्टिकल 123 कहता है कि यदि राष्ट्र संसद द्वारा कोई भी बिल पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा गया, राष्ट्रपति यदि उसको स्वीकृति दे देता है तब तो वो सीधी सी बात है, वो कानून बन गई। लेकिन राष्ट्रपति ना तो उसको स्वीकृति दिया, ना ही पुनर्विचार के लिए वापस भेजा और ना ही वह उस विधेयक के लिए हाँ और ना कहने की स्थिति पर रहा, यानी कि वह विधेयक राष्ट्रपति के पास पड़ा रहा। तो यही उस विधेयक का राष्ट्रपति के पास पड़े रहना लंबे वक्त से और राष्ट्रपति का कोई स्वीकृति या सहमति ना मिल पाना, यही स्थिति वीटो कहलाती है। लेकिन हमारे पास कुछ स्थितियां हैं, किस स्थिति में ये वीटो पावर लगती हैं और किस स्थिति पर ये वीटो पावर का उपयोग राष्ट्रपति करता है। इन्हीं चीज़ों को हम समझते हैं। राष्ट्रपति के पास जो भी विधेयक जाती है हस्ताक्षर के लिए, सिग्नेचर के लिए, तो राष्ट्रपति के लिए समय निर्धारित नहीं कि वो कितने दिनों में से स्वीकृति देता है या हस्ताक्षर करता है। इस समय की अवधि की गणना कहीं नहीं किया गया। वह बहुत समय ले सकता है और शायद ऐसा भी हो कि वह ना उसमें वो सहमति दे रहा हो, ना ही स्वीकृति दे रहा हो। क्यों? क्योंकि यही स्थिति तो वीटो कहलाती है। वीटो का मतलब होता है रोकना या निषेध अधिकार। राष्ट्रपति के पास जो जाती है और सहमति न मिल पाना, जो स्थिति वीटो कहलाती है, उसका मतलब क्या है? रोकना या निषेध अधिकार। यह एक लैटिन भाषा का शब्द है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किसी भी हिस्से में देखने को नहीं मिलता, वीटो जैसे शब्द का उल्लेख। आर्टिकल 111 किस बात का उल्लेख करता है? राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देने वाले सारे विधेयकों के बारे में बात करता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के वीटो पावर के अंतर्गत कुल कितने प्रकार के वीटो पावर दिए गए हैं। इनमें शामिल है कुल 4 प्रकार के वीटो पावर दिए गए हैं। इनमें शामिल है क्वालिफाइड वीटो, पॉकेट वीटो, थर्ड नंबर सस्पेंसिव वीटो एंड लास्ट वन इट इज दैट व्हाट? एब्सोल्यूट वीटो। अब हम एक एक करके समझते हैं ये चारों प्रकार के वीटो किस स्थिति में राष्ट्रपति इनका उपयोग करता है और कैसी स्थिति को ये वीटो कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिफाइड वीटो की। क्वालिफाइड वीटो क्या है? चलिए देखते हैं। संसद के पास कोई विधेयक आया, संसद ने उस विधेयक को पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा बिल को। राष्ट्रपति उसमें स्वीकृति नहीं दिया, उसको स्वीकृति नहीं दिया। बिल दोबारा संसद को भेजी गई, लेकिन दूसरी बार संसद ने इस बिल को 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत के साथ दोबारा राष्ट्रपति के पास इसको भेजा। तब ही राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा जब दूसरी बार वह बिल पर 2/3 बहुमत से वह पास होकर के राष्ट्रपति के पास जा रहा हो। यही स्थिति राष्ट्रपति की, यही स्थिति और बिलों का यही प्रक्रिया क्वालिफाइड वीटो कहलाती है। भारत के राष्ट्रपति को यह क्वालिफाइड वीटो अभी तक का अधिकार अभी तक प्राप्त नहीं। इसका अधिकार तो आज भी अमेरिका जैसे देश USA के राष्ट्रपति को यह प्राप्त है और वही इसका उपयोग करता है। अब हम बात करते हैं हमारे पास दूसरे नंबर के वीटो की, जो है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या कहता है? चलिए देखते हैं। पॉकेट वीटो कहता है कि संसद ने बिल पारित किया, बिल राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर के लिए गई, राष्ट्रपति ने ना तो उस बिल के लिए सहमति दी, ना ही वह स्वीकृति दी, ना ही वह हाँ कहा और ना ही वह ना कहा और ना ही सिग्नेचर किया, और साथ में यहाँ तक कि ना ही वह पुनर्विचार के लिए उस बिल को वापस भेजा। राष्ट्रपति की यही स्थिति और बिल का यही प्रोसीजर, जब कोई भी बिल संसद के द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया, लेकिन राष्ट्रपति ने ना तो उसको स्वीकृति दी, ना ही वह सहमति दिए और ना ही वह पुनर्विचार के लिए उस बिल को दोबारा संसद में भेजे,
यही स्थिति पॉकेट वीटो कहलाती है। मिलता है हमें 1988, याद है आपको, जब राजीव गांधी के सरकार द्वारा डाक संशोधन विधेयक लाया गया था, जिसके द्वारा बोला गया था कि डाक को यह अधिकार है कि वह किसी भी पत्र को खोलकर देख सकता है। इस पर उस टाइम के दौरान हमारे देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह। उन्होंने इसी पावर को यानी कि पॉकेट वीटो का यूज़ करके और उस विधेयक को कोई सहमति नहीं दिए थे, ना ही उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को दोबारा भेजे, ना ही उसके लिए सहमति दी और ना ही स्वीकृति दी। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि पॉकेट वीटो क्या है और इसका यूज कब किया जाता है। अब थर्ड नंबर की वीटो यानी कि हम बात करते हैं सस्पेंसिव वीटो की। क्या है सस्पेंसिव वीटो? चलिए राष्ट्रपति के वीटो पावर के अंतर्गत हम थर्ड नंबर की वीटो पावर यानी कि सस्पेंसिव वीटो की बात करते हैं। क्या है सस्पेंसिव वीटो? देखते हैं। कोई भी बिल संसद में से पारित होकर के राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति इस बिल को एक बार पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भेज दे तो यह स्थिति सस्पेंसिव वीटो कहलाती है। लेकिन राष्ट्रपति धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक इनको अनिवार्य रूप से स्वीकृति देता है, वह इनको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजता। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन करता है। बात है 24वां संविधान संशोधन 1971 की, जब हमारे देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने एक प्रावधान किया, उन्होंने प्रावधान किया कि राष्ट्रपति संविधान संशोधन जैसे बिल को अनिवार्य रूप से स्वीकृति देगा। राष्ट्रपति धन विधेयक के मामले में राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, वह इसे रोक सकता है, स्वीकृति देने से मना कर सकता है, लेकिन उसे वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही संसद में पेश किया जाता है। डॉक्टर कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति थे, तब उन्होंने इस वीटो का प्रयोग किया था। अब हम बात करते हैं लास्ट वन हमारे पास है, वो है एब्सोल्यूट वीटो की। क्या है एब्सोल्यूट वीटो? देखते हैं। संसद में कोई भी बिल पारित हुई, बिल राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति ने स्वीकृति देने से मना कर दिया, वह बिल वहीं रद्द हो जाती है और वह कभी भी अब कानून का रूप नहीं ले सकती। और संसद इस प्रकार का बिल को कभी भी अब राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए दोबारा नहीं भेजेगा। राष्ट्रपति की यही स्थिति और बिल का यही प्रोसीजर ही एब्सोल्यूट वीटो कहलाती है। आई होप कि आप हर एक राष्ट्रपति को दी जाने वाली हर एक वीटो पावर के बारे में अच्छे से समझा होगा। वीटो क्या कहलाती है? राष्ट्रपति ना तो पुनर्विचार के लिए बिल को वापस भेजता, ना ही सिग्नेचर करता और ना ही वह लंबे अवधि तक वह बिल राष्ट्रपति के पास पड़ा रहता, उसमें ना तो राष्ट्रपति हाँ बोलता और ना ही ना बोलता। ऐसी स्थिति ही वीटो कहलाती है। स्थिति क्या है? जब बिल गैर संसद सदस्यों द्वारा के संबंध में, यानी कि वह मंत्री जो कि संसद में मंत्री ना हो, वह सदस्य जो संसद में मंत्री ना हो, उनके द्वारा लाया गया विधेयक हो। और दूसरी स्थिति क्या है? जो राष्ट्रपति के पास तो गया, लेकिन राष्ट्रपति की हस्ताक्षर हो पाता उससे पहले नए मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को उस बिल पर सिग्नेचर करने से मना कर दे, सलाह देने से मना कर दे कि आप उसमें सिग्नेचर ना करें। तो यही इस दो स्थिति हैं जब वीटो पावर लगते हैं या उनका यूज़ किया जाता है। ये कुल 4 प्रकार के होते हैं, आपने समझा होगा। ये हैं क्वालिफाइड वीटो, पॉकेट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और एब्सोल्यूट वीटो। क्या है क्वालिफाइड वीटो? को क्या है? राष्ट्रपति के पास कोई बिल गई, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेजा, पुनर्विचार के दौरान एक बार पुनर्विचार के लिए भेजता है राष्ट्रपति, लेकिन इस बार संसद जो है 2/3 बहुमत से पास करके राष्ट्रपति के पास यदि वो बिल भेजा तो राष्ट्रपति इनको अनिवार्य रूप से स्वीकृति देता है, ये देगा। पॉकेट वीटो क्या कहलाती है? पॉकेट वीटो एक ऐसा वीटो पावर है, ऐसी शक्ति है जब कोई संसद से कोई बिल राष्ट्रपति के पास गई, राष्ट्रपति ना तो स्वीकृति दिया ना ही सहमति दिया, तो यह स्थिति राष्ट्रपति की पॉकेट वीटो कहलाती है। और इसका उदाहरण भी मैंने बताया था, थोड़ी देर पहले जिक्र किया हूँ कि इस वीटो का प्रयोग सर्वप्रथम राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा किया गया था, जब 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने इस बिल को लाया था संसद में। यह कौन सा बिल था?
डाक संशोधन विधेयक, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया था कि डाक को यह अधिकार है कि वह कोई भी पत्र को खोलकर दे सकता है। तब हमारे देश के राष्ट्रपति, उस दौरान के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने इस वेटो का प्रयोग किया था। थर्ड नंबर पे आती है सस्पेंसिव वेटो। सस्पेंसिव वेटो क्या है? एक बार पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है, लेकिन वह धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक इन दोनों को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति मान्यता देता है, स्वीकृति देता है। और लास्ट वन इट इज़ दैट व्हाट? एब्सोल्यूट वेटो। एब्सोल्यूट वेटो किस बात का जिक्र करता है? एब्सोल्यूट वेटो को राष्ट्रपति के पास कोई भी बिल गई, राष्ट्रपति उसको स्वीकृति देने से मना कर दिया, वह बिल वहीं समाप्त हो जाती है, रद्द हो जाती है, वह कभी भी कानून का रूप धारण नहीं कर सकती और इस प्रकार का कभी बिल दोबारा राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा जाता। चलिए समझते हैं और तथ्यों को जो कि राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आते हैं। चलिए बात करते हैं आर्टिकल 123 की। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान करता है, ये शक्ति देता है। स्थिति क्या होंगी? ऑर्डिनेंस कब जारी किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा? जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गया है कि यदि अविलंब कार्यवाही आवश्यक है, यदि नहीं किया गया तो स्थिति बिगड़ सकती है, तब ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है या अध्यादेश जारी किया जा सकता है। ऑर्डिनेंस का वही इफेक्ट होता है जो कि संसद के किसी कानून का होता है। आर्टिकल 123 इसी बात का उल्लेख करता है। बात करते हैं आर्टिकल 13(3) की, के अधीन विधि कानून शब्द के अंतर्गत अध्यादेश भी आती है। विधि या कानून शब्द के अंतर्गत अध्यादेश को भी शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यह ऑर्डिनेंस हमारे मूल अधिकार का अतिक्रमण या हनन कर रहा है, तब इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस को रद्द भी कर सकती है। ऑर्डिनेंस की अवधि 6 सप्ताह के लिए होता है, लेकिन यह ऑर्डिनेंस मंत्रिपरिषद के सलाह पर लाया जाता है, क्योंकि हम कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि 98% मामलों पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह लेता है, मंत्रिमंडल की सलाह लेता है। ऑर्डिनेंस की अवधि की गणना उसके लाए जाने या जारी होने के डेट से नहीं की जाती। ये इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज़ इसको याद रखिए। ऑर्डिनेंस यदि जब भी जारी किया गया, उसकी गणना उसके लाए जाने या जारी करने के डेट से नहीं होता, बल्कि वह सत्र जो आने वाला हो, जैसे कि मानसून सत्र आने वाला हो, शीतकालीन सत्र तो आपको पता है अभी लग गया है, शीतकालीन सत्र आने वाला हो, जैसे हम बात करते हैं, जैसे मानसून सत्र 16 जुलाई से शुरू हो रहा है, तब ऑर्डिनेंस की गणना हम 16 जुलाई से 6 सप्ताह के लिए होगा, ना कि जारी होने के डेट से। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यातित अध्यादेश को किसी भी समय वापस लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि लंबे समय तक चलता रहे, ऑर्डिनेंस को राष्ट्रपति द्वारा कभी भी वापस लिया जा सकता है। इस पर संसद कानून नहीं बनाता। इस स्थिति में भी ऑर्डिनेंस 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाता है। यानी बात करें हम कि ऑर्डिनेंस समाप्त होने के क्या प्रावधान है, तो ऑर्डिनेंस 6 सप्ताह बाद समाप्त हो जाती है। इस पर संसद कानून नहीं बनाता। बात करते हैं इन्हीं मामलों से जुड़ा हुआ एक मामला देखने को मिलता है हमें, डीसी बांधवा वर्सेस बिहार राज्य 1988 का मामला। ये डीसी बांधवा कोई लॉ के प्रोफेसर थे महाराष्ट्र राज्य में। बिहार राज्य बार बार ऑर्डिनेंस जारी करता था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या है, एक ऑर्डिनेंस एक तरीके का धोखा है क्या, जो आप जब चाहे तब चालू कर दे रहे हो, आप अध्यादेश राज नहीं चला सकते। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी। आई होप कि आप वीटो से संबंधित चीज़ों को समझ पाए होंगे। इसके अगले अध्याय में हम बात करेंगे राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के बारे में, वित्तीय शक्तियों के बारे में, कूटनीतिक शक्तियों के बारे में, और साथ मेन इंपॉर्टेंट थिंग राष्ट्रपति की इमरजेंसी पावर के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।